आप मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। और अब जिस खबर से हम शुरुआत करने जा रहे हैं, इसमें एक हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। एक शख्स शादी करने के लिए गया तो एक अवरोध उत्पन्न हो गया। वो अवरोध किसी और का नहीं बल्कि उसकी पूर्व पत्नी ही का था। दरअसल हाई वोल्टेज ड्रामा उस वक्त शुरू हुआ जब तलाक न होने का दावा करते हुए शादी करने की इच्छा से पहुंचे एक शख्स की पूर्व पत्नी ने शादी को रुकवाने की कोशिश की। इस दौरान कुछ देर तक शादी समारोह में हंगामा मचा रहा और इस हंगामे की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस और इस दौरान जो दूल्हा बनकर पहुंचा था शख्स उपेंद्र सिंह परिहार, पुलिस को तलाक से जुड़े हुए दस्तावेज दिखाए और पति के मुताबिक 25 नवंबर 2012 को उसकी पहली शादी हुई थी। 16 अक्टूबर 2024 को तलाक हो गया। दस्तावेज देखने के बाद पुलिस ने महिला को समझा बुझाकर भेज दिया और तलाक के बाद उपेंद्र सिंह परिहार नाम का व्यक्ति दूसरी शादी कर रहा था, लेकिन पूर्व पत्नी ने दावा किया कि उनका तलाक हुआ ही नहीं है। जनकगंज थाना इलाके के शुजाबाद धर्मशाला का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां शादी में बवाल हो गया। हालांकि इस बवाल के पीछे जिस महिला के होने का दावा किया जा रहा है, वो महिला का दावा ये था कि उसकी शादी उस शख्स से हो चुकी है और तलाक नहीं हुआ है, जबकि शख्स ने तलाक के पेपर्स दिखाए और कोर्ट का आदेश था। तलाक की इस अर्जी पर कोर्ट की मुहर लगी हुई थी। ऐसे में पुलिस ने महिला को समझा बुझाकर वहां से भेज दिया। और सुशील हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। सुशील, शादी कहते हैं 7 जन्मों का बंधन होता है, लेकिन यहाँ 12 साल में ही ये बंधन टूट गया और दूसरा बंधन बनने के लिए जब शख्स पहुंचा तो उसकी पूर्व पत्नी वहां पहुंच गई थी। बिल्कुल, देखिए, उपेंद्र परिहार नाम का एक शख्स था जिसकी 2012 में नेहा नाम की युवती से शादी हुई थी। 2024 में कोर्ट से इनका तलाक हो चुका था और बाकायदा इसके दस्तावेज भी थे फैमिली कोर्ट के। और उपेंद्र जब कल दूसरी लड़की से शादी रचा रहा था, उसी दौरान जो पूर्व पत्नी नेहा है वो पहुंची जनकगंज थाना के शुजाबाद इलाके में। पूरा ये घटनाक्रम चल रहा था शादी का। उसी दौरान पहुंची नेहा ने हंगामा खड़ा किया। स्टेज पर ही जब वरमाला सहित अन्य आयोजन चल रहे थे, उसी दौरान उपेंद्र के खिलाफ जो उसने पुलिस को ले जाकर इस शादी को रुकवाने का प्रयास किया। लेकिन जब उपेंद्र ने वहां मौजूद पुलिसकर्मियों को, जो पुलिस आई थी यहाँ के साथ, उनको बताया कि उसका विधिवत तरीके से कानूनी रूप से तलाक हो चुका है और उसका बाकायदा फैमिली कोर्ट का जो डाइवोर्स ऑर्डर है वो भी उसने पुलिस वालों को दिखाया। और जब ये मामला साफ़ हो गया कि वाकई में तलाक होने के बाद जो है ये दूसरी शादी रचा रहा है, तब पुलिस ने जो महिला थी नेहा परिहार, उसको समझाइश दी और समझाइश देने के बाद पूरा मामला शांत कराया। हालांकि पूर्व पत्नी नेहा का कहना था कि कोर्ट ने उसे तलाक की जानकारी नहीं दी, लेकिन इस तरह का मामला अगर देखें तो निश्चित तौर पर कोर्ट दोनों पक्ष को बुलाकर अंतिम फैसला लेने से पहले बयान दर्ज करती, तमाम कानूनी कार्रवाइयाँ होती और उसके पूरे दस्तावेजीकरण होता है। तो ये अपनी जगह है उसका कहना, लेकिन पुलिस वालों ने उसे यही समझाइश दी कि अगर कोई और दिक्कत भी है तो वो कोर्ट का सहारा ले सकती है। तो इस तरह से इस मामले में शांति कराई गई, लेकिन कहीं ना कहीं काफ़ी देर तक ये हंगामा चलता रहा, जिसके चलते ये शादी काफ़ी समय तक बाधित रही। लेकिन बाद में जो है पुलिस की समझाइश के बाद नेहा वापस लौटी और उसके बाद फिर ये शादी संपन्न कराई गई, दूसरी शादी। बिल्कुल, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। तो कुछ इसी तरह से यहाँ पर शादी समारोह बहरहाल हो गया। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए सुशील। और अगली खबर भोपाल से, जहां एक युवती के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। 2 दोस्तों पर युवती से गैंगरेप का आरोप लगा है। दरअसल 5 महीने पहले भी युवती से गैंगरेप किया गया था और उसका वीडियो बना लिया गया था और वीडियो वायरल करने की धमकी देकर फिर से युवती के साथ रेप किया गया। और इस गैंगरेप के मामले में शिकायत दर्ज की गई है। ब्लैकमेलिंग का मामला दर्ज किया गया। आरोपियों की तलाश में फिलहाल गुना थाना पुलिस जुटी हुई है और 2 आरोपी हैं जिनकी तलाश की जा रही है, जिन पर आरोप है युवती के साथ न सिर्फ उन्होंने दुष्कर्म किया बल्कि सामूहिक दुष्कर्म किया और उसका वीडियो भी बनाया।
और वासु हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, बात करेंगे उनसे ज़्यादा जानकारी के लिए। वासु, गैंगरेप का ये मामला एक नहीं कई बार इस तरह की वारदात को अंजाम दिया आरोपियों ने, लेकिन अभी आरोपी फरार हैं। पुलिस क्या कह रही है? बिल्कुल, देखिए बहुत ही हैरान कर देने वाला मामला जो है ये वो सामने आया है। घर में घुसकर युवती के साथ ना सिर्फ गैंगरेप किया गया बल्कि उसका अश्लील वीडियो भी बनाया गया और उसी अश्लील वीडियो को बनाकर लगातार बीते कई महीनों से धमकी दी जा रही थी कि अगर किसी को बताया, पुलिस में शिकायत की तो इस वीडियो को वायरल कर दिया जाएगा। पहले तो जो ये असामाजिक तत्व हैं, आपराधिक तत्व हैं, ये गलत काम करते हैं और फिर उसके बाद ऐसे अन्य अन्य तरीकों से ब्लैकमेल करने का भी जो काम है वो करते हैं। इससे पीड़िता की जो परेशानी है वो और भी ज्यादा बढ़ जाती है। बहरहाल अब मामला जो है वो पुलिस तक पहुंचा है, पुलिस जांच में जुट चुकी है। पुलिस का दावा है जल्दी आरोपियों तक पहुंचा जाएगा, लेकिन इस सबके बीच वो तमाम सारे दावे कटघरे में खड़े हो जाते हैं जिनमें ये कहा जाता है कि मध्य प्रदेश की धरती पर, देश की धरती पर महिलाएं, बेटियां, युवतियां सुरक्षित होने किसी तरीके का कहीं कोई खतरा नहीं है। लेकिन जब इस तरीके के मामले सामने आते हैं तो फिर उससे कहीं ना कहीं ये परेशानी का सबब जरूर दिखाई देता है कि अभी भी बेतहाशा महिलाओं के खिलाफ, युवतियों के खिलाफ जो है वो लगातार अपराध जो है वो बढ़ते जा रहे हैं और इन पर नकेल कसने का जो काम है वो और भी ज्यादा प्रभावी रूप से होना चाहिए। बहरहाल अब चिंता इसी बात की है कि जल्द से जल्द आरोपियों तक पहुंचा जाए, उनके खिलाफ तथ्य इकट्ठे किए जाएं, सबूत इकट्ठे किए जाएं और उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए। ऐसी सजा उन्हें अदालत के मार्फत मिले और पुलिस ऐसी सजा उन्हें दिलाने में कामयाब हो ताकि इस तरीके के मामले और ना बढ़े। एक नजूल, एक उदाहरण ये कहीं ना कहीं पेश कर सकें। जी बहुत शुक्रिया वासु आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। अगली खबर नरसिंहपुर से, जहां एक दिव्यांग लड़की के साथ दरिंदगी की वारदात को अंजाम दिया गया। आरोपी के खिलाफ पीड़िता ने शिकायत दी है और शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को जेल भेज दिया गया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी पुलिस से बचने के लिए लगातार ठिकाने बदल रहा था, लेकिन अंततोगत्वा उसे गिरफ्तार कर ही लिया गया। एक दिव्यांग युवती के साथ रेप का आरोप इस पर है। जेल में भी भेज दिया गया है। और जहाँ तक ये है कि ये पूरी घटना आई थी, पुलिस इस घटना को लेकर काफ़ी संवेदनशील है और बच्ची जो है उसकी भी काउंसलिंग करवाई जा रही है और जो भी इस संबंध में और अग्रिम विवेचना की आवश्यकता है वो निर्धारित रूप में कराई जाएगी। और ग्वालियर में बाइक सवार बदमाशों ने एक साहूकार की गोली मारकर हत्या कर दी। दिनेश श्रीवास नाम के एक शख्स का मर्डर कर दिया गया। दरअसल ये शख्स ब्याज पर पैसे देता था और वो अपने ऑफिस के बाहर ही बैठा हुआ था और इस दौरान बाइक पर सवार कुछ बदमाश वहां पहुंचे और गोली मारकर हत्या कर दी। मुरार थाना इलाके के बंसीपुरा की ये पूरी घटना बताई जा रही है। पुलिस बदमाशों की तलाश में जुट गई है, तो वहीं आसपास के इलाकों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और गोली मारकर हत्या की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों की तलाश की जा रही है, जिन्होंने एक शख्स की हत्या कर दी गोली मारकर। और वो शख्स जो अपने ऑफिस के बाहर बैठा हुआ था और बताया जा रहा है कि पैसों के लेन देन का ये विषय हो सकता है। सूचना मिली थी कि बंसीपुरा में एक व्यक्ति को गोली मार दी गई है। तत्काल मौके पर पहुंचे हम लोग और यहाँ देखा तो एक मृतक का नाम दिनेश श्रीवास है। ये ऐसा बताया जा रहा है कि साहूकारी काम करता था और डेड बॉडी को डाटा से रवाना कर दिया गया। घटना किसने की है इसके बारे में पता लगाया जा रहा है। और अगली खबर भोपाल से, जहां गाड़ी पार्क करने को लेकर दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। यह मामला तलैया थाना क्षेत्र के इस्लामपुरा का बताया जा रहा है, जहां पर दोनों पक्षों में गाड़ी पार्क करने को लेकर विवाद हुआ और उसके बाद दोनों पक्ष एक दूसरे पर डंडे तलवार लेकर हमला करने लगे। इस मारपीट में 6 से ज्यादा लोग घायल हो गए और जानकारी के बाद पहुंची पुलिस ने मोर्चा संभाला। भोपाल से पूरा मामला सामने आया है, जहां गाड़ी की पार्किंग को लेकर विवाद हुआ। अमूमन शहरी क्षेत्रों में इस तरह के विवाद आए दिन होते रहते हैं कि कोई पार्किंग की तय उचित व्यवस्था नहीं है, तो ऐसे में जहां तहां गाड़ियां पार्क करने को लेकर विवाद हो रहे हैं। और अब आपको ले चलते हैं सीधा भोपाल, जहां पर इस वक्त मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मौजूद हैं। भूमि पूजन कार्यक्रम में पहुंचे हैं और अभी फिलहाल पौधारोपण
नए भवन का भूमि पूजन यहाँ पर हो रहा है और इसकी नींव यहाँ पर रखी गई है और संस्थान के भूमि पूजन का ये कार्यक्रम, इस वक्त सीधी तस्वीरें हम आपको भोपाल से दिखा रहे हैं। दरअसल दत्तोपंत ठेंगड़ी शोध संस्थान का भवन बनना है, उसका भूमि पूजन कार्यक्रम है। इसके लिए पहुंचे थे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। सीधी तस्वीरें भोपाल से हम आपको दिखा रहे हैं। और पौधारोपण भी यहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया और बहुत ही महत्वपूर्ण तुलसी का पौधा लगाकर उन्होंने जल अर्पित किया। और ये जो कार्यक्रम है दरअसल दत्तोपंत ठेंगड़ी शोध संस्थान भवन के निर्माण का भूमि पूजन। और छिंदवाड़ा से अगली बड़ी खबर, जहां बीजेपी पार्षद भूरा भावरकर की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। बताया यह जा रहा है कि वार्ड नंबर 45 में भूरा भावरकर सरकारी जमीन पर अपना दफ्तर बनवा रहा था और इसका स्थानीय विरोध कर रहे थे लोग। और स्थानीय लोगों ने 2 दिन पहले इसकी शिकायत भी की थी, ऐसी बात भी बताई जा रही है। और इस बात को लेकर स्थानीय लोगों से पार्षद की बहस हो गई। लोगों ने पार्षद को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। उधर कांग्रेस ने भी थाने में शिकायत दी है बीजेपी पार्षद की और अब कार्रवाई किए जाने की मांग की जा रही है। 2 तस्वीरें इस पूरे मामले से जुड़ी हुई आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ बीजेपी पार्षद को भगा भगा कर मारा, तो दूसरी तरफ शिकायत लेकर पहुंचे कांग्रेसी थाने में और उनका ये कहना है कि जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा करके उसे निजी इस्तेमाल में लाने का प्रयास हो रहा है। 2 दिनों से भारतीय जनता पार्टी के पार्षद भूरा भावरकर द्वारा वार्ड के नागरिकों को परेशान किया जा रहा, अवैध अतिक्रमण करने को लेकर उन्होंने जो वार्ड की महिलाओं के साथ और लोगों के साथ जो मारपीट की, उसके खिलाफ हम लोग वहाँ अपने टीआई साहब से मिलने गए थे कि भाई उचित कार्रवाई उस पर होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने एक पक्षी कार्रवाई की, 2 पक्षी करना चाहिए, जबकि दोनों ने एक दूसरे के साथ मारपीट की है। और भिंड में सर्राफा व्यापारी के साथ लूटपाट की वारदातों को अंजाम देने वाले आरोपियों का शॉर्ट एनकाउंटर होने पर व्यापारियों ने खुशी जाहिर की है। व्यापारियों ने यहां फूल माला पहनाकर स्वागत किया। तो बीजेपी विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा ने भी भिंड एसपी की प्रशंसा की। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी एक्स पर पोस्ट करते हुए लूटपाट की वारदात को अंजाम देने वाले तीनों आरोपियों को 6 घंटे के अंदर गिरफ्तार करने के बाद पुलिस को बधाई दी। और डीजीपी कैलाश मकवाना ने भी एक्स पोस्ट करके पुलिस कर्मचारियों की हौसला अफजाई की, सम्मान किया व्यापारियों ने। और अब खबर चुनावी, जहां दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए सियासी सरगर्मी तेज हो चली है। चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी इस चुनाव के आखिरी दिन चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंके हुए हैं। और इसी कड़ी में आज बीजेपी के दिग्गज नेताओं की ताबड़तोड़ रैलियां हैं। गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली के जंगपुरा, बिजवासन, द्वारका में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। तो वहीं जेपी नड्डा बुराड़ी और राजनाथ सिंह छतरपुर में पार्टी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे। स्मृति ईरानी आदर्श नगर में रहेंगी। अनुराग ठाकुर पीतमपुरा में चुनाव प्रचार करेंगे। दिनेश लाल यादव निरहुआ किराड़ी में जनसभा को संबोधित करेंगे। मनोज तिवारी वजीरपुर में वोटों की अपील करते हुए दिखाई देंगे। रवि किशन बदरपुर में जनसभा संबोधित कर रहे हैं। तो वहीं पुष्कर धामी करोल बाग में रैली को संबोधित करेंगे। तो स्टार प्रचारकों में शामिल भारतीय जनता पार्टी के सभी बड़े और दिग्गज चेहरे दिल्ली के अलग अलग इलाकों में दिखाई देंगे आज दिन भर। और अगली खबर सड़क हादसों की, जहां 3 जगह से सड़क हादसे की खबर सामने आई है। एक जबलपुर के बरगी थाना इलाके में कार ने बाइक को टक्कर मारी। इस हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। मेडिकल कॉलेज ले जाते समय उसकी मौत हो गई। बरगी थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। दूसरी निवाड़ी से खबर सामने आई, जहां
पृथ्वीपुर थाना इलाके के जेर गांव के पास बाइक खड़े ट्रक से टकरा गई। इस हादसे में बाइक सवार शख्स की मौत हो गई, जबकि दूसरा जो शख्स है वो गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है इस हादसे में, और घायल शख्स को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तो वहीं शाहजहांपुर में कार ने बाइक को टक्कर मार दी और इस हादसे में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। इस टक्कर के बाद कार खेत में जाकर पलट गई, लेकिन कार सवार सभी सुरक्षित बताए जा रहे हैं। कोतवाली थाना इलाके के बिजाना जोड़ के पास यह हादसा हुआ। और भोपाल में बुजुर्ग महिला के गले से चेन लूटकर भागने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कोलार थाना क्षेत्र में गिरफ्तार आरोपी के पास से पुलिस ने चोरी की हुई चेन भी बरामद कर ली है और आरोपी पंकज पिपलानी थाने का निगरानीशुदा बदमाश है और आरोपी पर लूटपाट, एनडीपीएस समेत 21 मामले दर्ज हैं। आदतन अपराधी चेन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम देकर बाद में धरा गया। और श्योपुर में खुलेआम अवैध रेत खनन का कार्य जारी है। दरअसल मध्य प्रदेश और राजस्थान के इस सीमा और तटीय इलाके में सामरसा पुलिस चौकी के सामने से अवैध रेत से भरी हुई गाड़ियां आती जाती हैं। उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है और इतना ही नहीं, इन अवैध रेत की आवाजाही को चौकी के पास स्टॉक भी किया जाता है, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। जिले के प्रभारी मंत्री राकेश शुक्ल से बीजेपी नेताओं ने इसकी शिकायत भी की और मंत्री ने रेत के अवैध खनन और परिवहन पर रोक लगाए जाने का आदेश दिया, लेकिन इसके बाद भी रेत का अवैध तरीके से खनन, चौकी के पास भंडारण लगातार जारी है। और परिवहन विभाग के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा को लोकायुक्त कल कोर्ट में पेश करने वाला है। दरअसल सौरभ शर्मा की रिमांड आने वाले कल खत्म हो रही है, लिहाजा कोर्ट में इसे पेश किया जाएगा। लोकायुक्त ने सौरभ को गिरफ्तार किया था। अब तक हुई पूछताछ में सौरभ की कई संपत्तियों का खुलासा हुआ। सौरभ की संपत्तियां उसके रिश्तेदारों के नाम से हैं। ऐसे में लोकायुक्त ने संबंधित उन लोगों को भी पूछताछ के लिए नोटिस भेज दिया है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर जैसे शहरों में सौरभ की संपत्तियां पाई गई हैं। दस्तावेजों की जांच से इस पूरे मामले का खुलासा हुआ है। भले ही वो सौरभ के नाम पर जमीन न रही हो, लेकिन जमीन सौरभ की ही है, क्योंकि खरीद सौरभ ने की थी किसी और के नाम पर। और धार के भोजशाला में 4 दिवसीय बसंतोत्सव जारी है। सूर्योदय के साथ ही भोजशाला के द्वार खोल दिए गए और सुबह से ही श्रद्धालु मां वाग देवी के दर्शन के लिए भोजशाला पहुंच रहे हैं। भोजशाला में सुबह से ही हवन, पूजन, वेदारंभ संस्कार भी किया जा रहा है और भोजशाला में आज पूरे दिन धार्मिक आयोजन जारी रहेंगे। इसी के साथ उदाजीराव चौराहे से एक विशाल शोभा यात्रा निकाले जाने की तैयारी है। इस शोभा यात्रा के मां वाग देवी मंदिर पहुंचने के बाद महाआरती होगी। सुरक्षा की दृष्टि से 750 से ज्यादा पुलिस कर्मचारियों को भोजशाला और उसके आसपास तैनात किया गया है और साथ ही सीसीटीवी कैमरा से भी निगरानी रखी जा रही है। और अनूपपुर के अमरकंटक में आज से नर्मदा महोत्सव की शुरुआत हो गई है। पहले दिन योग के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 3 दिन महोत्सव चलेगा और इस दौरान कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। योग, ट्रैकिंग, भजन संध्या का आयोजन होगा। मेले का आयोजन भी किया जा रहा है। मेले में बड़ी संख्या में बैगा जनजाति के लोग पहुंचेंगे। और महाकुंभ का तीसरा अमृत स्नान जारी है। बसंत पंचमी स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। अखाड़ों का स्नान जारी है। सुबह 8 बजे तक 62,25,000 श्रद्धालु स्नान कर चुके थे। इस तरह महाकुंभ में अब तक 35 करोड़ 59 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने स्नान कर लिया है।
तीसरे अमृत स्नान को लेकर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं और जगह जगह पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। ये कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इक्कीस तस्वीरें महाकुंभ की, इसमें तीसरे अमृत स्नान का अवसर बसंत पंचमी पर आया। त्रिवेणी संगम की रेती पर श्रद्धालु पहुंचे और सनातन का ये जयगान है। अमृत स्नान शोभा यात्रा के साथ शुरू हुआ। अद्भुत अलौकिक पुष्प वर्षा की भी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। श्रद्धालुओं का पहुंचने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। लोग जा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, फिर वहां से प्रस्थान कर रहे हैं। आस्था के इस महापर्व में आस्था की डुबकी लगाने के लिए, महाकुंभ में महास्नान करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं और डमरू बजाते, दुदुम्बी बजाते, नागा साधु स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। और 6 और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। शोभा यात्रा हुई, साधु संतों पर पुष्प वर्षा की गई, तो नागा साधुओं ने भी त्रिवेणी संगम में स्नान किया और विदेशी श्रद्धालुओं में भी ज़बरदस्त उत्साह इस बार देखने को मिल रहा। आस्था का ये सैलाब, जहां पर पवित्र डुबकी लगाने के लिए प्रदेश ही नहीं, देश ही नहीं, विदेश से भी लोग पहुंच रहे हैं और महाकुंभ अमृत स्नान का पुण्य लाभ ले रहे हैं। और संगम में स्नान करने के लिए पहुंचे श्रद्धालुओं की भारी भीड़, बड़ी संख्या में लोग नाव से भी पवित्र डुबकी लगाने के लिए त्रिवेणी पहुंच रहे हैं। तो ये देखिए, ड्रोन से ली गई कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। काफी संख्या में नाव यहां चल रही है क्योंकि कई श्रद्धालु नाव से भी जाकर स्नान करने के लिए पहुंचे हैं और ऐसे में एक खूबसूरत नज़ारा यहां पर देखने को मिल रहा है। और महाकुंभ में ही इतने लोग यहां पर देखने को मिलते हैं। अमूमन ये संगम की जो रेती है, पूरा साल ही इस पर लोगों का पहुंचना जारी रहता है। संगम में स्नान करने के लिए लोग जाते हैं, लेकिन आज की जो तस्वीरें हैं बेहद आकर्षक। और बसंत पंचमी से ब्रज में होली का आगाज हो गया। बांके बिहारी ने भक्तों के साथ होली खेली और भगवान ने अपने भक्तों को हुरियारे के स्वरूप में दर्शन भी दिए। और भगवान बांके बिहारी ने बसंती रंग के कपड़े पहनकर भक्तों को दर्शन दिए। पुजारियों ने पहले भगवान को गुलाल लगाया और उसके बाद प्रसादी गुलाल भक्तों पर जमकर उड़ाया। भगवान का प्रसादी गुलाल पाकर भक्त आनंद में सराबोर हो गए। इस मौके पर बांके बिहारी जी को विशेष भोग लगाया गया और मंदिर में आकर्षक साज सज्जा की। मथुरा से तस्वीरें आपके लिए लेकर आए हैं। आप देख सकते हैं ये जो प्रांगण है, ये बांके बिहारी मंदिर का प्रांगण है इस वक्त, जहां काफ़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं और बांके बिहारी के दर्शन कर पुण्य लाभ ले रहे हैं। बसंत पंचमी का आज पर्व है और बसंत पंचमी के इस पर्व पर भगवान बांके बिहारी ने बसंती रंग के कपड़े पहने हैं और आज उन्हें गुलाल लगाकर होली की शुरुआत हो चुकी है। ब्रज में होली काफ़ी दिन तक चलती है, इसकी आज से शुरुआत कही जाती है। और ये मथुरा के बांके बिहारी मंदिर से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। श्री बांके बिहारी को गुलाल लगाकर होली खेली और श्रद्धालुओं को दर्शन दे रहे हैं हुरियारे के रूप में बांके बिहारी। और खबरें आगे भी जारी हैं। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का, चल लौटते हैं।